हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट से, है ना। फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था। अगर वो आप वो वीडियो अपलोडेड है, आप प्लीज़ देख सकते हैं वहाँ से। ओके, तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि बेटा जो लाइटर एलिमेंट्स जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनको अपन लाइटर मेटल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड ये वाला क्या हुआ? थैलियम। ये क्या होते हैं? इसको हैवी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता था? इनको हैवी बोला जाता है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई ये जो लाइट वाले होते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे। लेकिन जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कभी ये नहीं देखोगे इंडियम डबल बॉन्ड इंडियम, ठीक है, ये नहीं देखा होगा गैलियम ट्रिपल बॉन्ड गैलियम, ये कभी नहीं होता। रीज़न बीइंग ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं और इनका जो पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो कम होती है, और पाई बॉन्ड जो बनते हैं वो बहुत वीक बनते हैं। इस वजह से ये चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोला गया है, this type of pi bonding is not particularly strong for heavier p block elements. heavier p block elements के लिए ये pi bonding strong नहीं होती। The heavier elements do not form do sorry the heavier elements do form pi bonds, but this involves d orbitals, d pi, d pi, and d pi p pi. As the d orbitals are of higher energy than p orbitals, they contribute less to overall stability of molecules than p pi bonding to the second row of the second row elements. चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है बेटा कि होता क्या है कि हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि सल्फर, आपको पता होगा सल्फर एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ माइनस, ओ माइनस, ये स्ट्रक्चर होता है SO4 2 का। यहाँ पे ढंग से देखना, सल्फर के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? छः, दो दो चार दो छः, छः बॉन्ड मतलब बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स? 12 इलेक्ट्रॉन्स। क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? छः बॉन्ड्स बन रहे हैं। छः बॉन्ड्स क्यों बन रहे हैं? छः बॉन्ड्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सल्फर ने अपना डी ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल को क्या किया है? यूज़ किया है। 3D ऑर्बिटल को क्या किया है? यूज़ किया है। ये केमिकल बॉन्डिंग में होपफुली आपने पढ़ रखा होगा। ये फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे इतने सारे मतलब अवकाश से ज़्यादा बॉन्ड इसलिए बना पाते हैं, चार से ज़्यादा बॉन्ड इसलिए बना पाते हैं बिकॉज इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ClO4 माइनस। यहाँ पे क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए? 7 बनाए। ये क्यों बना पा रहा है? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है, या तो बेटा ये पी पाई, ऑक्सीजन के पास तो पी ही होता है, पी ऑर्बिटल होता है, और क्लोरीन के पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल। तो पी पाई डी पाई हो सकता है, या तो अगर आप किसी दूसरे का लेते हैं, जैसे PCl5 है, फॉस्फोरस, Cl, 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 PCl5 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर और भी कंपाउंड्स जैसे जुड़े हैं ना, यहाँ पे फॉस्फोरस PCl5, इसमें भी फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड्स बनाए बेटा? 5 बॉन्ड्स बनाए। तो यहाँ पे भी फॉस्फोरस ने क्या यूज़ किया है? अपना अपना क्या यूज़ किया है? इसमें फॉस्फोरस ने भी अपना क्या यूज़ किया है? डी ऑर्बिटल यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये 5 बॉन्ड बना पा रहा है। अपने ऑक्टेट को क्या किया है? इसने एक्सपेंड किया हुआ है। तो वही बोला गया है कि होपफुली आपने इस केमिकल बॉन्डिंग में ये सब पढ़ रखा होगा कि द हैवियर एलिमेंट्स डू फॉर्म पाई बॉन्ड्स बट इन्वॉल्व्स डी ऑर्बिटल्स, डी पाई और डी पाई पी पाई। ये डी पाई डी डी से वजह से डी ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स को यूज करके पाई बॉन्ड बना है, या तो डी ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप है और क्या बना? पाई बॉन्डिंग। होपफुली आप केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पढ़े होंगे, जहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल जब साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है, और डी पाई और पी पाई जब साइडवेज ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है? पाई बॉन्ड। होपफुली ये सब पढ़ रखा होगा। ओके, ये बोला गया है कि देखना, न्यूक्लियस के सबसे करीब अगर आपका न्यूक्लियस अगर ये है तो एस ऑर्बिटल यहाँ पे होता है, पी ऑर्बिटल यहाँ पे होता है, डी ऑर्बिटल यहाँ पे होता है। मतलब न्यूक्लियस से सबसे दूर जाओगे तो आपको मिलेगा डी, और न्यूक्लियस से सबसे करीब क्या होता है? एस। न्यूक्लियस के जो सबसे करीब होता है एस, उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियस के सबसे करीब क्या होता है? एस। इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इसकी होगी कम, और एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जैसे डी है, डी
डी की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर न्यूक्लियस से दूर है कोई ऑर्बिटल जैसे डी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो बनने वाला बॉन्ड्स भी होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा। क्यों? जब डी ऑर्बिटल्स खुद अनस्टेबल है तो वो जो बॉन्ड बनाएगा वो स्टेबल कैसे बन सकता है। ओके, यही बोला गया है, एज द डी ऑर्बिटल्स आर ऑफ हायर एनर्जी देन पी ऑर्बिटल्स, दे कंट्रीब्यूट लेस to the overall stability of molecules than does a p pi bonding of the second row elements। ये बोला गया है कि that's why ये वाला जो पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, ये सारे किससे बन रहे हैं, p एंड p से। ये वाला भी कैसे बन रहा है, p और p, क्योंकि इनमें p ऑर्बिटल्स ही होता है। लेकिन जब इनके बात करोगे, आप हैवियर एलिमेंट्स की बात करोगे, जो जो डी ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग बनती है वो क्या होती है, वीक होती है। ठीक है। However, the coordination number in species of heavier elements, ध्यान देना, coordination number in species of heavier element may be higher than for the first element in the same oxidation state. In +5 oxidation state, both nitrogen and phosphorus form oxo anions. NO3 minus 3 coordination with pi bond involving one nitrogen p orbital and PO4 3 minus 4 coordination involving s, p and d orbitals contributing to pi bond। चलो ये देखते हैं। इसमें ये बोला गया, आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। दिया गया है आपके पास NO3 माइनस, NO3 माइनस दिया गया है, तो इसका मतलब इसको स्प्लिट कर देता हूँ, NO और आपके पास क्या है, O माइनस। NO3 माइनस है, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 होते हैं, एक क्या हो जाएगा आपका 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, तो ये बना बढ़िया है O माइनस के साथ बॉन्ड। दूसरा जो बना नाइट्रोजन, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। बढ़िया से वो क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड्स जो बने हैं ये वाले, ये कोवलेंट है, राइट। ये वाला जो बॉन्ड है वो को क्या है, कोऑर्डिनेट बेटा। ठीक है, ये वाला जो है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर, सॉरी अब देखो ढंग से, अगर आप ढंग से देखना, नाइट्रोजन के पास 2 2 4, नाइट्रोजन के पास करंटली कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 2 6 2 8। नाइट्रोजन के पास करंटली NO2 माइनस, ये स्ट्रक्चर है, इसका प्रॉपरली क्या है, इसके पास प्रॉपरली बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइड है, वैलेंसी इसकी क्या है, सेटिस्फाइड है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और अगर एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो कितने हो जाएंगे ये, 8। तो अपना जो नाइट्रोजन है ये डबल बॉन्ड बनाया O के साथ, एक सिंगल बॉन्ड बनाया O माइनस के साथ, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ, अपना लोन पेयर इसको ऐसे डोनेट कर दिया। हाँ यार, होपफुली आपको ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, प्लीज़, अदरवाइज मुझे बहुत बेकार लगेगा कि मैंने ऐसे ही पढ़ा दिया, बच्चों को समझ नहीं आया बोल के। तो ये आपका हो गया NO3 माइनस का स्ट्रक्चर। तो टोटल बॉन्ड्स कितने बने बेटा, इसमें 4 बॉन्ड्स बने, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बने। ठीक है, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो X प्लस ऑक्सीजन कितना शो करता है बेटा, -2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1, तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +5 आएगी। वेरी गुड। अब ये आया PO4 3 माइनस, फॉस्फोरस O माइनस, O माइनस, O माइनस और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन। चलो फॉस्फोरस की बात करते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में लगते हैं 1 2 3 4 5, तो न्यूट्रल वाले के साथ तो डबल बॉन्ड बनाया, O माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड, O माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड, O माइनस के साथ सिंगल बॉन्ड, ये आपका हो गया PO4 3 माइनस। यहाँ पे अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट X की वैल्यू, सो X प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -3, यहाँ पे X की वैल्यू आ जाएगी +5। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन के पास +5, फॉस्फोरस के पास +5, लेकिन यहाँ पे जो फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, 5 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए, यही बोल रहा है।
यही चीज़ बोल रहा है ये कि NO3 माइनस थ्री कोऑर्डिनेशन विथ पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग वन नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल। इसने क्या बोले, थ्री कोऑर्डिनेशन विथ पाई बॉन्ड इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल, बट PO4 3 माइनस फोर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग SP and D ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू पाई बॉन्ड। यहाँ पे टोटल देखना, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉपरली कितने पाए हुए, कितने बॉन्ड्स बने बेटा, ऐसे कुछ बॉन्ड्स बने, चार बॉन्ड्स बने। और यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बने टोटल, पांच बॉन्ड बने, एक दो तीन चार पाँच, पांच बॉन्ड बने। ठीक है, ये जो चीज़ होती है, ये जो चीज़ होती है, ये क्यों बन पा रहे हैं, ये पांच बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट। ये क्यों हो रहा है एक्सपेंशन ऑफ, बिकॉज 3D इसका क्या है, आपका 3D क्या है इसका, वेकेंट है। 3D ऑर्बिटल्स क्या है इसके, खाली है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा और समझा दूँ, मेरा मन कर रहा है समझाने का, ऑल्दो आपको ये शायद आता होगा। 3s2 3p3 3d0 ये होता है। तो लेट्स से अगर फॉस्फोरस है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है इसका। ठीक है, ये आपका हुआ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे तो अपना ग्राउंड, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ से इस तरफ भेज सकता है, भेज दिया, डी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ध्यान देना बेटा, मान के चलो मैं बात करता हूँ O माइनस, पहला O माइनस आया, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। चलो धीरे से अपन करते हैं, ठीक है, अपन एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ये पांच इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला O माइनस आया, इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक, दूसरा O माइनस आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, वेरी गुड। तीसरा O माइनस आया, उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे फॉस्फोरस का S भी इन्वॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन का P भी इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ तक कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आ गया ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन। इसके पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे शेयर किया, मतलब ऑक्सीजन का P ऑर्बिटल एंड फॉस्फोरस का भी P ऑर्बिटल। मैं ये बोलूँगा ऑक्सीजन का P इन्वॉल्व हुआ है और फॉस्फोरस का भी क्या इन्वॉल्व हुआ है, P। अब इस ऑक्सीजन का क्या इन्वॉल्व हुआ है, P&D। ऑक्सीजन का ये P है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास, वो किस ऑर्बिटल पे है बेटा, D ऑर्बिटल में। तो मैं इस पाई बॉन्ड को क्या बोलूँगा, ये P पाई एंड D पाई, ये है ऑक्सीजन का P, फॉस्फोरस का D। ये P पाई D पाई से क्या बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो बना होगा ना पाई बॉन्ड बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना होगा, ये फॉस्फोरस का भी, नाइट्रोजन का भी पी ऑर्बिटल एंड ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल, इससे बना होगा। सेम चीज़ आप इसके लिए कर सकते हो, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। ओके, ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, होपफुली आप समझ सकते होंगे। फोर कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्विंग SP and D ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूटिंग टू पाई बॉन्ड्स। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ग्रुप 3 एलिमेंट्स, द बोरोन फैमिली, इस पे ध्यान देते हैं। This group elements show a wide variation in properties. Boron is typical non-metal and aluminium is metal. तो इसको पहले याद रखना, बोरोन जो होता है वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। एल्यूमिनियम जो होता है, याद रखना, बोरोन क्या होता है अपना, नॉन मेटल। एल्यूमिनियम क्या होता है, मेटल होता है, बट शोज मैनी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोरोन एंड गैलियम। ठीक है, मतलब देखो बोरोन के बाद बोरोन क्या होगा अपना, नॉन मेटल। एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या होता है बेटा, एल्यूमिनियम जो होता है मेटल होता है। बोरोन, गैल एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसा कुछ होता है। एल्यूमिनियम जो होता है अपना मेटल होता है, लेकिन ये बोरोन और गैलियम इन दोनों के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं इनकी। ठीक है, एंड इंडियम एंड थैलियम, ये जो होते हैं इंडियम एंड थैलियम, ये दोनों तो क्या होते हैं, मेटल्स। प्रीडोमिनेंटली ये क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। ओके, बोरोन इज फेयरली रेयर एलिमेंट, मेनली ऑकर्स एज ऑर्थोबोरिक एसिड। पहली बात है, रेयर एलिमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कैसे करता है, ऑर्थोबोरिक एसिड की तरह, H3BO3। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। बोरोन जो होता है नेचर में एग्जिस्ट करता है ऑर्थोबोरिक एसिड की तरह, H3BO3। बोरेक्स क्या होता है बेटा, Na2B4O7.10H
टू ओ, Na2BO47 एंड 10H2। बोरेक्स की तरह एग्जिस्ट करता है कार्नाइट, कार्नाइट की तरह एग्जिस्ट करता है Na2B4O7.4H2O। तो याद रखना, बोरोन जो होता है तीन तरीके से एग्जिस्ट करता है, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड कार्नाइट, और तीनों का फॉर्मूला आपको याद रखना है। इन इंडिया बोरेक्स ऑकर्स इन पूजा वैली, पूगा पूगा वैली, लद्दाख एंड सांबर लेक राजस्थान। ये आप याद रख सकते हैं बोरेक्स कहाँ पे पाया जाता है ना, पूगा वैली और लद्दाख एंड सांबर लेक राजस्थान पे। द abundance ऑफ बोरॉन इन अर्थ क्रस्ट इज लेस देन 0.0001% बाई मास। देयर आर टू आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ बोरॉन, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। ये बेसिक चीज़ है, आप याद रख सकते हैं। बोरॉन 10 और बोरॉन 11 में एग्जिस्ट करता है, 81% होता है और 19% होता है इस आइसोटोप्स की मात्रा। मतलब बोरॉन जो 11 है वही ज़्यादा पाया जाएगा, 81, मतलब बोरॉन जो होता है एटॉमिक मास 11 जो वाला जो है वो ज़्यादा पाया जाता है 81%, ओके। 10 वाला कम पाया जाता है 19%। एल्यूमिनियम इज, अच्छा ये याद रख सकते हो आप, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। इस सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें, अब एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। मोस्ट अगर मेटल्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल एलिमेंट की बात करा जाएगा तो ये थर्ड मोस्ट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। इसका जो मास होता है 8.3% बाई मास आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन क्या था 45.45 एंड सिलिकॉन जो कितना होता है 27.7%। मतलब बेसिकली ये बोला जाता है कि अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या है, तो वो है एल्यूमिनियम आफ्टर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है 45% एंड सिलिकॉन कितना पाया जाता है 27.7%। थर्ड मोस्ट में क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। अब ये बात याद रख सकते हैं, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला जरूर जानना जरूरी है, Al2O3.2H2O, ये होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला, ठीक है। एंड क्रायोलाइट Na3AlF6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6 आर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं एल्यूमिनियम के। इन इंडिया इट इज फाउंड एज मिक्का इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा एंड जम्मू। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम आर लेस abundant elements in nature, ये कम abundant होते हैं। द एटॉमिक एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक एक करके अपन अच्छे से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक रेडियस है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इस टेबल को ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर 5, 13, 31, 49 एंड 81। होपफुली आपको ये याद होगा या पता होगा। बेटा कुछ करते ही नहीं है, यहाँ पे 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 + 8 कितना होता है 13। फर्दर यहाँ पे कितना ऐड करते हैं, 2। सबसे पहले देखना 8, फिर 8 के बाद फिर 18, 18 ऐड करो कितना बनेगा ये 8, 9, 10, 11, 11 ऐड करेंगे तो 1, 2, 3, 31 आया। अब फर्दर अपन इसमें कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। कितना 18 ऐड करने पे कितना बनेगा बेटा, 8 + 1 9, 3 + 1 4, और यहाँ पे ऐड करते हैं 36, 36 2, 8, 8, 18, 18, 36। तो ये कितना होगा 49 + 36 15, 6, 7, 8, 85 के राउंड, सॉरी 32 ऐड करते हैं ना, सॉरी 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 36 बोल रहा हूँ, 32, 32, आई एम सो सॉरी बेटा। 2, 8, 8 से 8, 18, 18 एंड दिस वन 32, 49 प्लस क्या करेंगे अपन 32, 36 मैंने गलती से बोल दिया था, 32 ऐड करेंगे, 9, 10, 11, ये 5, 6, 7, 8, 81 हो गया आपका एटॉमिक नंबर। बाकी के लिए भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 8, 18, 18, 32 ये ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो सबसे पहले ये हुआ एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास हो गया, फिर आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, ये बोरोन होता है 2s2 2p1 होता है बोरोन। तो आपका जो एल्यूमिनियम होगा ये भी होगा बेटा 3s2 3p1।
गैलियम क्या होगा बेटा? गैलियम होगा 4s2 4p1। फिर आता है इंडियम, ये क्या होगा बेटा? 5s2 5p1। एंड थैलियम ये क्या होगा बेटा? 6s2 6p1। कोई टेंशन ही नहीं है। NH2 NP1। और आपको तो पता ही है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ रखा है, 4s के बाद क्या आता है? 3d। तो यहाँ पे क्या होगा? 3d 10। वैसे 5s के बाद क्या आता है? 4d 4d 10। और ये पढ़ा है 5s के बाद बेटा 6s के बाद आता है 4f 4f के बाद क्या आता है? 5d। ये दोनों फिल होंगे तब 6p1 आएगा। होपफुली आपने इतना पढ़ रखा होगा इन पीरियोडिक टेबल, नहीं पढ़ रखा तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एटॉमिक रेडियस हो गया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एटॉमिक मास डन, एटॉमिक नंबर डन, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। बोरोन, अगर देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेंगे तो सेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ने चाहिए। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये हमारा क्या होता है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर होता है। एक्सपेक्टेड कि भाई ऊपर से नीचे गए, शेल्स बढ़े तो साइज भी क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन जो ऑब्जर्व जो साइज होती है वो कुछ ऐसी होती है। बोरॉन, फिर आता है गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम, देन आता है व्हाट? थैलियम। ठीक है, बोरोन के बाद फिर आता है गैलियम। यहाँ देखना 88, बोरोन सबसे छोटा होता है। 135 143, सॉरी 143 135, कौन सा होगा? 135। इसलिए बोरोन के बाद क्या आता है? गैलियम। फिर क्या आता है? फिर आता है एल्यूमिनियम, देन आता है इंडियम, एंड देन आता है थैलियम। ये ऑब्जर्व्ड ऑर्डर होता है। क्या आपको ये पता है ये क्यों होता है? क्या आपको ये पता है ये क्यों होता है? बोरोन के बाद गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम, ये क्यों होता है ऑर्डर? क्या आपको ये पता है? अगर आपको नहीं पता तो बेटा आपको क्या पता है? एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, 3s2 3p1 3d0, यही होता है। लेकिन आप गैलियम की बात करो, गैलियम ये होता है 4s2 3d10 4p1, यही होता है। इस जो डी सबशेल की होती है, डी सबशेल की ये होती है पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब पता है? शील्डिंग का मतलब होता है जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, होपफुली आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, बेटा जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस अट्रैक्शन को बोलते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से क्या फेस कर रहे हैं? अट्रैक्शन फेस कर रहे हैं। बट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या कर रहे हैं? इसको रिपल्शन, यही कर रहे हैं। मतलब न्यूक्लियस इस पर अट्रैक्शन लगा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इस तरफ से क्या लग रहा है? अट्रैक्शन, है ना? एक तरफ क्या लग रहा है? अट्रैक्शन। लेकिन दूसरी तरफ क्या लग रहा है? दूसरी तरफ लग रहा है बेटा रिपल्शन। ठीक है, तो जो नेट फोर्स होगा अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, यही आपका क्या होता है? नेट होता है, एफ नेट, फोर्स नेट, नेट फोर्स। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इस रिपल्शन जो है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, इसी को अपन बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग जिसको बोलते हैं अपन सिग्मा से। और जो अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन को उसको बोलते हैं जेड से। और ये जो नेट फोर्स निकलता है वो हमारा क्या निकलता है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब होता है, सॉरी, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली कितना लगा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितना अट्रैक्शन लगा रहे हैं उसमें माइनस क्या कर दो कि रिपल्शन, तो इतना नेट अट्रैक्शन क्या हुआ? इस पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, होपफुली आपने पढ़ रखा होगा, मैंने इसको रिवाइज करवा दिया। अगर नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ यार पीरियोडिक में पढ़ लेना, या तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3D होती है, डी की होती है पुअर शील्डिंग। अगर पुअर शील्डिंग है मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा? इनर इलेक्ट्रॉन्स धक्का अच्छे से नहीं मार रहे, इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन अच्छे से नहीं मार रहे हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन अच्छे से नहीं मार रहे तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी बेटा?
छोटी हो जाएगी, और साइज जब छोटी हो जाएगी दैट्स वाई गैलियम का साइज जो होना चाहिए था एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम से क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। होपफुली आपको यह तक कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका चीज़ डन हो गया। अब आयनिक रेडियस की बात करेंगे, प्लीज़ बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है ये चीज़, ये पूछी जाती है बेटा। 27, 53, 62, 80 एंड 88, इस ट्रेंड में कोई दिक्कत ही नहीं है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, नॉर्मली ये +3 वाले होते हैं या जो भी होते हैं, इनके आयनिक रेडियस में M+3 दिया हुआ है। बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3 बेटा, ठीक है, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3 एंड इंडियम +3, इनमें या थैलियम +3, इनके साइज का ऑर्डर बिल्कुल टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको इस चीज़ में आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है। और यहाँ पे देखना M+1, यहाँ पे आपका दिया हुआ है गैलियम +1, ठीक है, गैलियम +1, ये आता है आपका इंडियम +1, और ये आता है आपका थैलियम +1। इसमें भी बेटा थैलियम +1, इसमें भी बेटा साइज जो है कंटिन्यूसली 120, 140 और 150, यहाँ पे भी साइज कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। इसमें भी कोई ट्रेंड्स का कुछ लोचा नहीं है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगी। जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ न्यूट्रल वाले में होती है। आपको होपफुली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, energy required to remove electron from valence shell of gaseous atom, ये होता है बेटा। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये क्या होता है बेटा, थैलियम। अगर देखा जाए तो बेटा ये छोटा सा है, ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। साइज़ की बात करें, जो भी है, जो भी साइज़ तो मैंने गलत बता दिया। गैलियम का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, एल्यूमिनियम का साइज़ थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको पता है कि अगर किसी की साइज़ छोटी है, छोटी साइज़ है, तो उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। अब सिंपल सी बात है यार, इस कोने से अगर आप, मैं बोलूँ इस एटम से या इस एटम से, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली अट्रैक्टेड हो गए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे डिस्टेंस इतने का है, तो अट्रैक्शन कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी मच ज़्यादा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी इस वाले से। ठीक है, यहाँ पे इस छोटे साइज में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इस बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो अपन जो है साइज से कर सकते हैं बेटा, साइज छोटा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। लेकिन इस पूरे चीज़ में आपको पता है, इस फैमिली में बेटा यहाँ पे गैलियम में 3D इंट्रोड्यूस होता है ना, थैलियम में आपका बेटा 4F इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे आपका बेटा क्या चीज़ है, 4D इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे साइज में अब बात करते हैं 4F, एफ वाले की तो और पुअर शील्डिंग होती है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ की जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है, वेरी पुअर होती है। तो यहाँ पे अगर वेरी पुअर शील्डिंग है तो यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव जो होगा वो कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर जाएगा। अब ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा ही है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का अगर अट्रैक्शन अट्रैक्शन ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपन इसको कैसे करेंगे, आपको इसको याद करने का जो तरीका बताया गया है वो है डब्ल्यू स्ट्रक्चर। डब्ल्यू स्ट्रक्चर, डब्ल्यू डब्ल्यू स्ट्रक्चर बेटा, डब्ल्यू स्ट्रक्चर देखना, यहाँ पे आता है बोरोन, देन आता है एल्यूमिनियम, देन आता है गैलियम, देन आता है इंडियम एंड देन आता है थैलियम। ठीक है, थैलियम सबसे ज़्यादा होता है बोरोन का। बोरोन की साइज छोटी होती है बेटा, इसका आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा ही होगा। देन आता है बेटा थैलियम, थैलियम में आपके पास
4f होता है बेटा, 4f की पुअर शील्डिंग होती है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बहुत डोमिनेट कर जाता है। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज गैलियम में क्या आते हैं बेटा, 3D वाले आ जाते हैं, 3D वाले लोग आ जाते हैं। और लास्ट क्या होगा बेटा आपका इंडियम। तो कभी भी एक फैक्टर से आंसर नहीं देना। आप ये मत सोचना सर साइज में तो इसका ज़्यादा होता है, साइज में उसका ज़्यादा होता है, सर ये शील्डिंग इसका है, कब साइज देखेंगे कब शील्डिंग देखेंगे, ऐसा दिमाग मत लगाना। अगर लगाओगे तो फंसोगे। आपको सिर्फ ये ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ये आयनेशन एनर्जी का ग्राफ है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको कोई नहीं पूछ रहा कि कैसे कैसे हुआ, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होता है। तो देखना बेटा, सबसे ज़्यादा होता है बोरोन का 801, फिर किसका होगा बेटा 589 थैलियम, ठीक है। देन किसका होता है बेटा गैलियम का, देखना कि गैलियम का कितना दिया है 579, फिर एल्यूमिनियम का 577, देन आता है बेटा आपका इंडिया। कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अम, ठीक है, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। चलो, और अगर आप इसमें निकालना चाहते हैं सर सेकंड, ये तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी है, डेल्टा H1 फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये ऑर्डर से है। सेकंड आयनेशन एंथैल्पी बोला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो बोरोन ही जीतता है, बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है। देखो डाटा याद नहीं रखना, वैल्यू याद नहीं रखना, पर ट्रेंड याद रख सकते हो तुम। बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे सेकंड आयनेशन एंथैल्पी वैसे पूछता नहीं है ना, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी आपसे नहीं पूछी जाती ज़्यादा, है ना, नहीं पूछी जाती। बट स्टिल अगर आप बात करना चाहें तो बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे। फिर किसकी ज़्यादा हो रही है यार 2427, फिर किसकी ज़्यादा होती है 1979 बोरोन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, गैलियम की, देन बेटा थैलियम, देन बेटा बोरोन गैलियम थैलियम, देन बेटा इंडियम, एंड देन लास्ट बेटा इंडियम, एंड देन बोरोन गैलियम थैलियम इंडियम एंड लीस्ट एल्यूमिनियम। प्लीज़ एक बार मेरे को देखने दो। बोरोन का 2427, थैलियम का गैलियम का कितना होता है 1979, थैलियम का 1971, इंडियम का 1820, इसका 1816। क्या आपको ये डाटा याद रह जाएगा? इस तरीके से कुछ आता है, बाकी आप कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स itself। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल ए और बी आपसी सहमति से क्या बनाए, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया, सॉरी, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने क्या बनाया इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। लेकिन बी की वजह से, बी के पास मान के चलो बेटा, बी के पास 9 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास बात करते हैं एक प्रोटॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है 9 प्रोटॉन वाला, 9 पॉजिटिव चार्ज वाला इसको अपनी तरफ खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। अरे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है यार, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे कि ये HF है, HF के पास जो बॉन्ड्स बनेंगे बेटा, बने तो कोवलेंट है, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन की तरफ ही अट्रैक्टेड रहते हैं। इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें क्या आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, फ्लोरीन के पास कितने होते हैं 9 प्रोटॉन। तो वो एग्जांपल लिया था। चलो ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे पहले हमारा बोरोन आता है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितने हैं बेटा 2। फिर कौन सा आता है बेटा थैलियम, थैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8, देन क्या आएगा 1.7, देन क्या आएगा गैलियम, देन क्या आएगा एल्यूमिनियम, देन बोरोन, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम। बोरोन, तो अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो बोरोन के बाद आएगा थैलियम, लिख देता हूँ बोरोन, थैलियम, इंडियम,
गैलियम, एल्यूमिनियम। होपफुली मैं करेक्ट हूँ, एक सेकंड देख लें। बोरोन के पास थैलियम, बोरोन का कितना होता है बेटा? बोरोन का 2, देन थैलियम 1.8, देन फिर आएगा 1.7 इंडियम, देन गैलियम, एंड देन क्या आएगा बेटा? एल्यूमिनियम। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बोरोन का सबसे ज़्यादा क्या है? बोरोन, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम। आप बता सकते हैं बेटा बोरोन का ज़्यादा क्यों है सबसे ज़्यादा? सिंपल सी बात ये है यार, सुनो ढंग से। आप बोरॉन की साइज क्या होती है? छोटी होती है। छोटी होती है इसका मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अब बेटा ये छोटा सा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अच्छा खासा है ना? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। तो अगर आप ऐसा भी इलेक्ट्रॉन्स को लोगे तो इसको भी क्या करेगा वो? खींच देगा। और सेम थैलियम बेटा, यहाँ पे आपको पता है 4f की क्या हो रही है? पुअर शील्डिंग हो रही है। पुअर शील्डिंग की वजह से जेड इफेक्टिव क्या है बेटा? अच्छा खासा है। जेड इफेक्टिव अच्छा खासा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। दैट्स वाई बोरोन, थैलियम, इंडियम, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, ये ऑर्डर आएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब बात करते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी की बात करेंगे तो यहाँ देखना बेटा, 2.35, 2.7, 5.9, 7 एंड दिस वन। तो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे मास बढ़ता है, साइज बढ़ती है बेटा, मास बढ़ता है। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या करेगी बेटा? बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, तो कोई एक्सेप्शन केस है भी नहीं। तो डेंसिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से कर लेना। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स में भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डायरेक्टली याद रखना। बोरोन का आपको पता है बहुत अच्छा खासा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, देन ये, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन सॉरी, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ना, नहीं मिटाऊँ ना, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का, आप लिख लेना, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरोन का। देन किसका होगा बेटा? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के बाद आएगा, एल्यूमिनियम के बाद आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम, बोरोन। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, थैलियम। यहाँ पे देखना, बोरोन का 2 2 4 5 3, बोरोन, एल्यूमिनियम, देन बेटा थैलियम। थैलियम के बाद क्या आएगा बेटा? इंडियम, एंड देन लिस्ट में गैलियम। इंडियम एंड देन गैलियम, इंडियम एंड देन गैलियम। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, आप इसको भी याद रखिएगा। देन फिर लास्ट क्या आता है अपना? लास्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में भी कोई दिक्कत है नहीं, तो बेटा टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसे याद रख लेना, 2 7, 2 6, 2 3, 1 3 समझा, तो नॉट एन इशू। ठीक है, अब यह +3 से ++1 जाने का ये रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, +3 से +1, +3 से +0, ये क्या होता है? थैलियम के क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हो। थैलियम को +1 जानना बहुत अच्छा पसंद है। मतलब ये देखो, अगर देखो माइनस माइनस माइनस, इसका मतलब ये होता है बेटा कि ये जो है, जैसे कि एल्यूमिनियम +3 में स्टेबल है, गैलियम +3 में स्टेबल है, इंडियम +3 में स्टेबल है, लेकिन थैलियम जो है वो +3 में स्टेबल नहीं है। थैलियम जो है वो +1 में स्टेबल है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये बेटा मैं पढ़ाऊंगा, आप इसमें टेंशन मत लेना, ये मैं पढ़ाऊंगा, तो आप में बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये पढ़ाया नहीं सर ने, ये सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके बारे में। थैलियम जो होता है +1 में स्टेबल होता है, अभी इतना याद रखना, बाकी सब +3 में स्टेबल होते हैं। ओके ओके, नाउ इधर देखते हैं, यहाँ पे पढ़ाया गया है? अच्छा, ये ओके ओके ओके, आप एक बार रीड आउट कर लेना बेटा, मैंने सारा पढ़ा दिया। ओके, मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, तो आप टेंशन मत लेना, एक बार पढ़ लेना। चलिए काम करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा ही देते हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा, ठीक है। ओके 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 ओके,
ओके, आप एक काम करना, ये आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको ईज़िली फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के आगे पढ़ाता हूँ, ओके? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से पढ़ते हैं। बोरोन इज़ नॉन मेटेलिक इन नेचर। अब भी पढ़ा बेटा, बोरोन एक नॉन मेटल होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, ब्लैक कलर्ड सॉलिड। आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होता है, हार्ड होता है। ये हार्ड होता है और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है। इट एग्ज़िस्ट इन मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म पे एग्ज़िस्ट करता है। ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरोन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। और वो हमने देखा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है? रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आप याद रख सकते हैं। इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम गैलियम विद अनयूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट, आपको पता होगा गैलियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? मर्करी एंड गैलियम ये लोग लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गैलियम विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, आप याद रख सकते हैं उसको कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट ड्यूरिंग समर। समर में ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ यूजफुल, इट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2676 मेक इट अ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ये भी याद रख सकते हैं। गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अच्छा खासा होता है। दैट्स वाई इसको टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, ये अपन पढ़ चुके हैं। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ओके? केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, यहाँ पे आपका समय आ गया जब मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाऊंगा, तो प्लीज इस पे ध्यान देना, ओके? बोरोन लास्ट पार्ट है, इसके बाद अपन क्लास एंड करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये होता क्या है, आप इस शब्द में मत जाना, ईजी है और इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ पे एस वाले आते हैं, यहाँ पे पी वाले आते हैं, यहाँ पे डी वाले आते हैं, राइट? तो चलो, बोरोन जो होता है, बोरोन, इसके इलेक्ट्रॉनिक 2s2 2p1। बेटा या तो 2p1, या तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है या +3 शो कर सकता है। अरे +1 मतलब बेटा एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना या फिर तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। एल्यूमिनियम जो होता है वो भी क्या शो कर सकता है बेटा, p1, मतलब बेटा ये 3s2 3p1 है ना, तो ये क्या शो कर सकता है, +1 शो कर सकता है और +3 शो कर सकता है, राइट? राइट। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम भी बेटा +1 एंड +3। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बोरोन जो होता है वो क्या शो कर सकता है, +1 +3, +1 +3। एल्यूमिनियम जो होता है वो भी क्या शो कर सकता है, +1 +3। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम भी +1 +3। देन आता है बेटा आपका इंडियम, +1 +3। देन आपका बेटा आता है थैलियम, जो आता है +1 एंड +3 +3, ठीक है? तो आप सारे बच्चे ध्यान देना अभी कि जो बोरोन जो होता है वो +3 में स्टेबल होता है, 3 बॉन्ड बनाएगा, BF3 है ना, BCl3 है ना, ये सब बनाएगा। वैसे ही एल्यूमिनियम भी AlCl3 +3 में स्टेबल होता है, गैलियम भी +3 में स्टेबल होता है, इंडियम भी +3 शो करता है, लेकिन थैलियम जो होता है बेटा वो +1 में स्टेबल होता है। थैलियम जो होता है, थैलियम +1 में स्टेबल होता है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था थैलियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, थैलियम +3 से +1 ये आना पसंद करता है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है कि जो है ये थैलियम जो है +1 में स्टेबल हो रहा है। तो जैसे अगर थैलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, तो थैलियम का ये होता है बेटा 6s2 4f14 4f14 5d10 6p1, ये होता है थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है? अब होता क्या है, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान देना। अगर इसको मैं अच्छी तरह लिखूं तो क्या मैं शेल के हिसाब से 4f14 5d10 6s2 6p1, प्लीज़ आपको होपफुली ये समझ में आ रहा होगा। मैं मान के चलता हूँ यार, बहुत मेहनत किया कर रहा हूँ मैं इस चीज़ पे, और अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बुरा लगेगा। बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, फिर थैलियम +1 में स्टेबल क्यों होता है? तो सिंपल सी बात ये है
कि थैलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है 4f14 5d10 6s2 6p1। ये जो होता है सिक्स्थ शेल, ये आपका क्या होगा, वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल होगा बेटा। ठीक है, चलो इसमें देखना क्या आपको पता है 4f की जो होती है इसकी क्या होती है, वेरी पुअर शील्डिंग। इनकी शील्डिंग जो होती है बहुत घटिया होती है। और 5D की भी क्या होती है शील्डिंग, डी की शील्डिंग क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है। अगर इन दोनों की पुअर शील्डिंग है, डी की तो पुअर शील्डिंग है, लेकिन 4f की क्या होती है, वेरी पुअर शील्डिंग। अगर वेरी पुअर शील्डिंग है तो Z इफेक्टिव क्या कर जाएगा बेटा, डोमिनेट कर जाएगा। अगर Z इफेक्टिव डोमिनेट कर गया, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया। अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया बेटा तो अट्रैक्शन भी क्या कर गया, बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो आपको पता है न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है, न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन होता है, एस। तो एस के इलेक्ट्रॉन्स क्या बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। वापस से बोल रहा हूं, 4f की क्या होती है, पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग नहीं वेरी पुअर शील्डिंग होती है। तो जिसकी वजह से Z इफेक्टिव क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो S के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बहुत ज़्यादा क्या फेस करेंगे बेटा, अट्रैक्टेड फेस करेंगे। तो क्या अगर S के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फेस करेंगे तो क्या S के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे बेटा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो तब करते ना जब उसको हम शेयर करते। तो एस के इलेक्ट्रॉन्स देखो, 4f की पुअर शील्डिंग हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के सबसे करीब क्या होते हैं, 6s वाले, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फेस करेंगे। अट्रैक्शन फेस करेंगे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा ही नहीं। तो सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, पी वाले, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। दैट्स वाई बेटा यहाँ पे जो होता है 4f14 5d 10 6s2 6p1, ये वाला जो पेयर है नॉट बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सिर्फ यही वाला जो है 6p वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। दैट्स वाई थैलियम जो होता है वो +1 शो कर पाएगा बेटा, सिर्फ 6p को ही यूज कर पाएगा। थैलियम +1 इसलिए स्टेबल होता है। ये जो पेयर है 6s2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्ट पेयर। और इसी को बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दैट्स वाई जो आपका यहाँ पे थैलियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल आया था प्लस पॉजिटिव, जो पॉजिटिव 1.26 आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि थैलियम जो है फट से अपना +1 शो कर पाएगा। अगर +3 में भी है तो वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाएगा वो, एम बनाएगा, सॉरी मतलब M+1 में जाना चाहेगा। ओके, चलो ये अब देखते हैं यहाँ पे। Due to small oxidation state and transition, due to the small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpies is very high। आपको बताया था कि बोरोन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए उसकी फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो होते हैं वेरी बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस प्रिवेंट्स इट टू फॉर्म +3 आयंस एंड फोर्सेस इट टू फॉर्म ओनली कोवलेंट कंपाउंड। आपको पता है बेटा बोरोन जो होता है, बेटा ये बोरोन जो होता है कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट। ये कभी भी आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा। रीजन बीइंग बोरोन की साइज जो होती है वो छोटी होती है। बोरोन की साइज छोटी होती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स तुरंत 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 नहीं निकाल पाएगा। दैट्स वाई वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और दूसरी बात ये है कि बोरोन एक नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल हमेशा आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि मेटल्स को होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, आपको पता ही होगा एल्यूमिनियम जो होता है वो क्या बनाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाता है। एल्यूमिनियम, द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्यूमिनियम कंसिडरेबली डिक्रीज एंड देयरफॉर एबल टू फॉर्म Al+3 आयंस। मतलब बेसिकली यार एल्यूमिनियम को जो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वहाँ से दिक्कत नहीं होता। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है बेटा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं है, तो +3 बना सकता है। इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। हाउ एवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल, द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वापस से पढ़ रहा हूँ बेटा, एक चीज पढ़ाया था। डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ
intervening d and f orbitals, the increased effective nuclear charge, z effective की बात कर रहा है, holds ns electrons tightly जो 6s इलेक्ट्रॉन्स है ना वही ns इलेक्ट्रॉन holds tightly responsible for inert pair effect, thereby restricting their participation in bonding। क्या आपको समझ में आया? As a result of this, only p electrons may involve in bonding। Hopefully आपको समझ में आ रहा होगा। In fact, in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑब्जर्व। देखा बेटा, स्टेबल वही +3 वाले होते हैं ना, लेकिन गैलियम में +1 और गैलियम +3 दोनों शो करता है। और अगर इंडियम की बात करोगे तो वो भी +1 +3 दोनों शो करेगा। स्टेबल तो +3 वाला रहता है, लेकिन थैलियम बेटा +1 ही शो करेगा, स्टेबल होगा, है ना। तो मतलब थैलियम +1 और +3 शो करेगा, लेकिन थैलियम +1 क्या होगा? स्टेबल होगा। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फॉर हैवियर एलिमेंट। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थैलियम +1 का सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन इंडियम +1, देन गैलियम +1 एंड देन एल्यूमिनियम +1। इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ देखना +1 इज प्रीडोमिनेट, ये डोमिनेटिंग होता है थैलियम +1, वेयर एस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन कैरेक्टर। हाईली ऑक्सीडाइजिंग मतलब बेटा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद को क्या करेगा बेटा? रिड्यूस करेगा। +3 से कहाँ पे जाएगा? +1 पे जाएगा। द कंपाउंड इन one oxidation state as expected from energy consideration are more ionic than those of the +3 oxidation state। In trivalent state, the number of electron around the central atom in a molecule of compounds of these elements, एग्जाम्पल बोरॉन, विल ओनली बी 6 सच एस। अच्छा, इसके बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। क्या आपको यहाँ तक ये समझ में आया इनर्ट पेयर इफेक्ट तक के? होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ बताना कमेंट्स करके। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, 50 मिनट की बन चुकी है। ओके, तो मैं यहाँ तक कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ बताना, अगर आ गया है तो अच्छी बात है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू, फॉर एवर ग्रेटफुल।